हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके तो दिखा, खुद पहचान लेगा ये जमाना, बस भीड़ से तू अलग चल के तो दिखा। अगर भीड़ से अलग नहीं चलोगे और इस समय आप दिन रात मेहनत नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका परसेंटेज कम हो जाएगा। तो अगर सो रहे हो तो अभी जाग जाओ, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप चैप्टर 6, 7, 8 के क्वेश्चंस को नहीं बताते, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 तक सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है आपके इन चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर केमिस्ट्री में 95% लाना नामुमकिन है। देखिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो आज की जो क्लास है ये क्लास 12 केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि चैप्टर 6 से चैप्टर 8 तक जितने भी क्वेश्चन है सबको पढ़ेंगे। बस इतना पढ़ लो। हम इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके आते हैं 3 और 4 नंबर वाले उनको भी पढ़ेंगे, और विस्तृत उत्तरीय जो आपके आते हैं 5 नंबर वाले उनको भी पढ़ेंगे। मतलब ये जो 20 प्रश्न में बताऊंगा इसमें सारे क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे और अब खुद को लगा देंगे पढ़ाई में, इन्वेस्ट कर देंगे खुद को, रिटर्न तो आपको एक रिजल्ट में ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के टॉपिक्स को। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, और ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे ये मेनली चैप्टर 6 जो हमारा हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन है इस चैप्टर का होगा। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है, जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है उड्स अपक्रिया, सेकंड है उड्स फिटिंग अपक्रिया। इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। मैं आपको इस वीडियो में हैलो एल्केन और हैलो एरीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम उड्स अपक्रिया को पढ़ेंगे, फिर उड्स फिटिंग अपक्रिया को पढ़ेंगे। ये 3 नंबर या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं उड्स अपक्रिया क्या होती है, व्हाट इज उड्स रिएक्शन। देखिए एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, इसी को हम उड्स अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब आप एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्केन बनेगा। अब एल्किल हैलाइड क्या है, देखिए RX जो आपका होता है ये एल्किल हैलाइड होता है, जहां पे R है एल्किल, X आपका है हैलाइड। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए R की जगह पर आपका R एल्किल है तो इसके जगह पर मेथिल भी हो सकता है, CH3, C2H5 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है। हैलाइड का मतलब जो X हाइड्रोजन ग्रुप वाले होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन होते हैं तो हैलाइड हो गए। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया, किससे क्रिया करानी है आपकी, सोडियम धातु से करानी है, यानी कि Na से करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है, देखिए आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति में करानी है, तो ऊपर हम लोग लिख देंगे शुष्क ईथर। ठीक है, इसी रिएक्शन को ही हम उड्स अपक्रिया कहते हैं, अभी देखना ध्यान से। ठीक है, तो जब हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन बनता है, यानी कि हमारा RR बनेगा। जब 2 एल्किल ग्रुप मिलेंगे तो एल्केन बनता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आगे, ये तो अभी केमिकल लैंग्वेज है, अभी मैं अपनी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की हमने अपक्रिया सोडियम धातु से कराई तो क्या बना, एल्केन बना। लेकिन आप लोग कहेंगे सर
इधर एक ही आर है, इधर 2 है, तो इसके आगे 2 लगा दो, ये 2R ये भी हो गया, ठीक है। और प्लस आपका क्या बनेगा, Na आपका हो गया, और X जो हाइड्रोजन है वो Na से जुड़ जाएगा, NaX। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पे आपका X 2 है, इधर एक ही है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो। अब कहेंगे आप कि Na जो है इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। तो जब हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो हमारा एल्केन बनता है, ये है एल्केन, ठीक है, बनता है, और सोडियम हाइलाइड बाहर निकल जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर जी एक ट्रायल दीजिए। देखिए हम एल्किल के जगह पर मेथिल ले लेते हैं, जैसे एल्किल के जगह पर हम क्या रख लेंगे, मेथिल, तो CH3 ले लिया हमने। हाइड्रोजन में आप लोग किसी को ले लीजिए, जैसे आयोडीन को ले लीजिए या Br को ले लीजिए, तो हमने आयोडीन को ले लिया, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया हमने करा दी। इसी तरह सेम लिखना है 2RX प्लस 2Na, ठीक है, सिर्फ हमें R के एल्किल के जगह पर मेथिल कर दिया, हाइड्रोजन के जगह पर I कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ये क्या बनेगा, वही रिएक्शन ये भी है, लेकिन मैंने यहां पे रख दिया है डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला को ही, ठीक है। तो ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये होगा, शुष्क ईथर, ठीक है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में देखिए यहाँ पे R बना था, तो R के जगह पर हमने CH3 रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और CH3। R के जगह पर CH3 रखा तो R है, तो CH3 हो गया, प्लस 2Na, X है आपका, X के जगह पर हमने रखा है I को, तो I हमने लिख दिया। सेम रिएक्शन है, सिर्फ मैंने यहाँ पे कंपाउंड का नाम लिख रखा है। यही होती है वुड्स अपक्रिया। जब हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है, इसका नाम होगा एथेन, ठीक है। क्या होगा इसका नाम, एथेन। तो इसी को ही हम वुड्स अपक्रिया कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, इसी को ही हम वुड्स अपक्रिया कहते हैं। तो हमने एल्किल हैलाइड लिया, इसकी अपक्रिया सोडियम धातु से कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा एल्केन बना, ठीक है। ऐसे ही हमने एल्किल के जगह पर मेथिल रख दिया, हाइड्रोजन के जगह पर I रख दिया, तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराई तो हमारा भैया एथेन बन गया, और ये सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया। इसी को बोलेंगे हम लोग वुड्स अपक्रिया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरा रिएक्शन भी हमें लिखना है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। देखिए नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। अब ये क्या होता है भैया, ये भी लगभग वुड्स अपक्रिया की तरह रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देखो एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। यानी कि आपको एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड को भी ले लेना है। एरिल हैलाइड का मतलब जैसे आयोडोबेंजीन हो गया, ठीक है, तो ले लेना है। तो एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड, मतलब एक कंपाउंड, एक रिएक्टेंट आपका और बढ़ जाएगा, एरिल हैलाइड। बाकी वही है, शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग कराना है तो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। वहां पे एल्केन बनता था, यहां पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। इस अपक्रिया को वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन। देखिए मेथिल आयोडाइड आपका एल्किल हैलाइड है, इसकी अपक्रिया आयोडोबेंजीन से हमने कराई। आयोडोबेंजीन जो आपका है ये एरिल हैलाइड है, ठीक है, से अपक्रिया कराने से टॉलुइन बना, जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। देखो अभी समझना, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमें एल्किल हैलाइड लेना है, जैसे हमने उसमें लिया था CH3I ले लिया हमने, ठीक है। इसकी अपक्रिया हमें करानी है आयोडोबेंजीन से, एरिल हैलाइड से। तो आयोडोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5I, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में, तो ये सोडियम हो गया, ठीक है। उसी तरह है, सिर्फ यहां पे आपको एरिल हैलाइड अलग से ले लेना है, ठीक है। ये देखो ये आपका ऊपर रहेगा शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है, इसकी उपस्थिति में कराना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए ये C6H5 हो गया, C6H5, ठीक है, और ये CH3 आकर इस बेंजीन से जुड़ जाएगा तो CH3 बन जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, देखिए I यहाँ पे 2 है भैया, यहाँ पे Na है, तो हमारा NaI बचेगा। लेकिन देखो यहाँ पे I 2 है, यहाँ पे I 1 ही है, तो यहाँ पे इसको भी 2 कर देते हैं, 2 लगाकर। अब यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे भी 2 लगा देते हैं। ये आपका रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया में एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराना होता है,
ठीक है, तो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। मतलब इसमें आपको आयोडोबेंजीन को बढ़ा देना। ये है मेथिल आयोडाइड या इसी को एल्किल हाइलाइड भी बोलते हैं। देखिए एल्किल की जगह पर मेथिल, हाइलाइड की जगह पर आयोडाइड, तो ये मेथिल आयोडाइड है। ठीक है, इसका नाम है आयोडोबेंजीन। क्या नाम है इनका? आयोडोबेंजीन। ठीक है, हमने एल्किल हैलाइड की एरिल हैलाइड से सोडियम धातु के से क्रिया कराई तो बना क्या? टालुइन बना। इसका नाम है टालुइन। बेंजीन रिंग के साथ अगर CH3 जुड़ा है मेथिल ग्रुप तो वो टालुइन होगा और सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया। उसी की तरह है, सिर्फ इसमें आपको अलग से एरिल हैलाइड को जोड़ देना है आयोडोबेंजीन को, बाकी उसी की तरह है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वुड्स फिटिंग अपक्रिया। ठीक, तो दोनों समझ में आ गया। दो ही पूछा गया था भैया कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, दोनों को हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डीडीटी क्या होता है ये क्वेश्चन देखो ऐसे आता है, डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो डीडीटी का उपयोग एक संपर्क कीटनाशक की भांति किया जाता है। कीटनाशक है ये, इससे कीट पतंगों को मारते हैं। सस्ता तथा शक्तिशाली होने के कारण मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, शलभ तथा कृषि पीड़कों को मारने के लिए इसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। ये मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मादा एनोफिलीज मच्छर तथा टाइफस वाहक जुओं को समाप्त करने में प्रभावकारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कीटनाशक के रूप में डीडीटी का उपयोग विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ा। कीटों की अनेक प्रजातियों ने डीडीटी के प्रति प्रतिरोधात्मकता विकसित कर ली तथा यह मछलियों के लिए अति विषैली सिद्ध हुई। यदि जंतु इसका निरंतर अंतर्ग्रहण करता रहता है तो समय के साथ इसकी मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है। यह बढ़ी हुई मात्रा जंतुओं के जनन तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालती है। मतलब अगर जीव जंतु इसका निरंतर इसका यूज करते रहे, पीते खाते रहे भैया, तो खाते पीते घर से विदा हो जाएंगे। मतलब जंतुओं के जनन तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए यूएसए ने 1973 ईस्वी में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूएसए ने 1973 में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया। यद्यपि विश्व में अनेक स्थानों पर इसका उपयोग आज भी हो रहा है, जबकि विश्व में अनेक स्थान पर अभी भी इसका उपयोग हो रहा है। तो ऐसे टिप्पणी लिख देना है, डीडीटी काफी खतरनाक है, फिर भी कीड़े मकोड़े जो है उनको मारने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। बस हो गया, ये भी टॉपिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अकॉर्डिंग। ये देखिए, ये टॉपिक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया और हाइलोफॉर्म अपक्रिया, ये सब क्वेश्चन भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। ये आपके 3-3 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, उनमें ये सारे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। देखो क्या है, पहले हम फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया को पढ़ेंगे जैसे हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं। देखो फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपकृत करते हैं। मतलब बेंजीन को ले लीजिए और एल्किल हैलाइड को ले लीजिए, ठीक है, और दोनों को रिएक्शन करा दीजिए, तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अपक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया कहते हैं। अब समझो भैया, कुछ नहीं है इसमें, रिएक्शन समझो। देखो क्या कहा गया है, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हम बेंजीन को ले लेते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला होगा C6H6। इसकी अपक्रिया किससे करानी है, किसी एल्किल या एसिल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड को ले लेते हैं जो अभी हमने लिया था, CH3Cl को हमने ले लिया। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करानी है वो भी ऊपर दिया गया है। देखो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, अब AlCl3 है क्या, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, गिब्स आउट कर दीजिएगा, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 इसकी उपस्थिति में हमें करानी है। तो बनेगा क्या भैया, देखो क्या कहा गया,
तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटेगा और CH3 जो एल्किल है वो इससे जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा C6H5CH3। देखो बेंजीन बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु जो है ये एल्किल या एसिल मूलक जो CH3 है इससे प्रतिस्थापित हो जाता है, तो ये जाकर बेंजीन में जुड़ गया। ठीक है, और बचा क्या आपका यहाँ पे H यहां से निकला और Cl, HCl बचा। यही है फ्रीडल क्रॉफ्ट्स अपक्रिया। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन, इनका नाम है मेथिल क्लोराइड। नाम लिख देते भाई, नाम में क्या रखा है, असली मजा तो काम में है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इनका नाम है भैया का टालुइन, नाम है टालुइन। ठीक है, अभी मैंने बताया था। तो क्या कहा गया, जब किसी बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोजन कार्बन का किसी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड से अपक्रिया कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या होता है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है वो एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन गया और एल्किल इससे जुड़ जाता है। यही है भैया हमारा फ्रीडल क्रॉफ्ट्स अपक्रिया। तो एल्किल हैलाइड तो हमने ले लिया। अब कहा गया है कि किसी एल्किल या एसिल हैलाइड, अगर आपका एसिल हैलाइड भी होता है तो भी वही प्रोसेस होगा। जैसे देखो C6H6 बेंजीन हो गया, अब एल्किल हैलाइड की जगह पर एसिल हैलाइड ले लेंगे। एसिल का मतलब जैसे CH3 COCl हमने ले लिया, ये एसिटिल क्लोराइड है, इसी को एसिल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका रिएक्शन करा दो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, वही सेम प्रोसेस C6H5 और यहां से आपका COCH3 जुड़ जाएगा, इसमें COCH3 बचेगा क्या आपका HCl बचा, बस हो गया। यही वही चीज है सेम, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड ऐसे लिख दो भाई, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। इनका नाम है एसिटोफिनोन, ठीक है, ऐसे लिख दो, काम खत्म। यही है, बस यही है कि जब बेंजीन की अपक्रिया किसी एल्किल या एसिल हैलाइड से AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है वो एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। बस यही है, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। और मैंने आपको बताया है कि इस रिएक्शन को बिल्कुल से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि ये 4 नंबर वाले में भी आते हैं। इसी में एक और था हाइलोफॉर्म अपक्रिया, हमें 2 पर टिप्पणी करना था। एक हाइलोफॉर्म था, देखो क्वेश्चन को समझो, ये हाइलोफॉर्म अपक्रिया। तो हाइलोफॉर्म अपक्रिया क्या होता है, देखो एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन तथा जिनमें ओन ऑल लगा हो वे सभी यौगिक हाइलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। मतलब एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन जिसमें ओन जो है ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है, ऑल जो है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, एसिटल्डिहाइड का अल होता है। तो जिसमें ये सब लगा हो वो सभी यौगिक हाइलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। उपरोक्त यौगिकों में से किसी भी एक यौगिक, इसमें से कोई एक यौगिक ले लीजिए और उसको हाइड्रोजन का मतलब क्लोरीन ले लीजिए तथा NaOH के साथ गर्म करने पर हाइलोफॉर्म बनता है। देखो हम ले लेते हैं, मान लीजिए एथिल अल्कोहल हमने ले लिया क्योंकि ये सब हाइलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। तो C2H5OH ये एथिल अल्कोहल है, इसकी अपक्रिया किससे करानी है, उपरोक्त में से किसी भी एक यौगिक को हाइड्रोजन Cl2 से हम लोग करा देते हैं। ठीक है, और किससे करानी है, NaOH से, तो NaOH से भी करा देते हैं। इनका रिएक्शन तो बनेगा क्या, देखो ये ध्यान से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे हाइलोफॉर्म बनता है, हाइलोफॉर्म का मतलब यहां से CH ले लीजिए और Cl3 हो गया, CHCl3 हमारा बनेगा। ठीक है, और भी बनेगा, उसको भी मैं लिख देता हूं, NaCl भी बनेगा और बनेगा आपका HCOONa बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, और जल बनेगा। लेकिन भैया रिएक्शन बैलेंस करना होगा। देखो इधर कार्बन कितने हैं, 2 है, इधर कितना है, 1 है, 1 2 है, भैया कार्बन तो है सही। ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 5, 1 6 है, 1 7 है, इधर कितना है, 1 और 1 2 2 4 ही है। ठीक है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे मैं डायरेक्टली बता देता हूं। देखो यहाँ पे आगे क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 3 और 1 4 है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इसके आगे 4 आप लोग लगा देंगे। ठीक है, ऐसे 4 लगा देना, इसके आगे 6 लगा देना, भाई ये मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ। इसके आगे 5 लगा देना, इसके आगे भी 5 लगा देना। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखिए
कार्बन कितने हैं, 2 हैं, इधर कार्बन 1 और 1 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 5, 1 6 और 6 12 है। इधर कितना है, 1 2 और 5 का 2 से गुणा कर 10, 10 2 12 हो गए, ठीक है। क्लोरीन कितना है, 4 का 2 से गुणा 8 है। इधर कितना है, 5 और 3 8 है, बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 1 और 6 1 7 है। इधर कितना है, 5 और 2 7 है, ठीक है, बस हो गया। सोडियम कितना है, 6 है। इधर भी 5 और 1 6 है सोडियम। बाकी सब बैलेंस है। अब ये रिएक्शन हो चुका है, यही है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, यानी कि जब आप एल्कोहल को लेंगे उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हाइलोफॉर्म बनेगा। यही मेन प्रोडक्ट है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म भैया को जानते होंगे, सब्जी उब्जी में पढ़ते हैं, NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड, इनका नाम है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देना, इनका नाम है सोडियम फॉर्मेट। यही है भैया हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, कुछ खास मंत्र वंत्र नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको डायरेक्टली लिखना होता है, कुछ खास नहीं है इसमें, नो टेंशन विदाउट टेंशन, ठीक है। तो जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन से सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया तो क्लोरोफॉर्म बना और सोडियम फॉर्मेट बना। यही है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, यानी कि एथिल अल्कोहल, एसीटल्डिहाइड, एसीटोन तथा जिसमें ON2 एवं ऑल2 लगा हो वे सभी यौगिक हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। बस हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो जो करना था वो आपके भाई ने बता दिया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है। क्वेश्चन देखो, समझ जाओगे। ये देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। कई प्रकार से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट है Cu2O की उपस्थिति में NH3 से, यानी कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया Cu2O की उपस्थिति में NH3 से कराना, ये रासायनिक गुण है उसका। और दूसरा AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से, ठीक है, आपको कराना है। तो देखो प्रयोगशाला विधि पहले समझते हैं, आखिर प्रयोगशाला में इसको बनाया कैसे जाता है। फॉर्मूला क्या होगा इसका बताइए, हमारे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो C6H5Cl, ये फॉर्मूला होता है। या आप लोग लिख सकते हैं, देखो इस तरह से भी, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा जाए तो ये हो गया, और ऊपर Cl लगा दीजिए, Cl, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, बस हो गया, यही लिखना है, ये फॉर्मूला होता है। तो कैसे बनाओगे, देखो प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का विरचन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, मतलब आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लीजिए, उसकी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके किया जाता है। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर अलग से पूछा जाता है भैया सैंडमायर अभिक्रिया क्या है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। सैंडमायर अभिक्रिया में यही है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का विरचन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर गर्म करके किया जाता है। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, और यही क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। अभिक्रिया में प्रयुक्त डाइएजोनियम लवण एनिलीन की 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम नाइट्राइड तथा तनु HCl डाइएजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब देखिए, मैंने आपको कह दिया कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दो, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। लेकिन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बना, उसको भी जान लेते हैं। पहले हम बनाएंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, उसके बाद में हम अपना मेन प्रोडक्ट बनाएंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो देखो यहां पे हम इसको कैसे बनाएंगे, अभिक्रिया में प्रयुक्त डाइएजोनियम लवण एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, ये एनिलीन है। एनिलीन की अभिक्रिया आपको करा देनी है किससे, सोडियम नाइट्राइड से, NaNO2 से, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में करानी है, HCl, ठीक है, इसकी उपस्थिति में आपको करानी है। ये हो गया, ठीक है। ऊपर आप टेम्परेचर ले लीजिए, जैसे आप 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, ठीक है। तो आपका बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि C6H5, ठीक है। यहां से N ले लीजिए, यहां से N ले लीजिए, N2 हो गया और Cl हो गया, यही है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। पहले हम इसको बनाएंगे, उसके बाद इससे हम लोग क्लोरोबेंजीन को बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बचा क्या, उसको भी लिख देते हैं, यहाँ पे Na बचा और Cl बचा, तो NaCl,
Cl हो गया। लेकिन एक चीज है, देखो इधर Cl 2 हो गए, इधर एक ही है, तो भैया इसके आगे 2 लगा देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक प्रोडक्ट और बनेगा हमारा, जल बनेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2O, ये जल है भैया, जल ही जीवन है। तो देखिए पहले हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया। देखिए हमने क्या किया, एनिलीन लिया, उसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दिया, तो हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया। इनका नाम है एनिलीन, एनिलीन, इनका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। लिख देता हूं मैं, यहां से लिखता हूं थोड़ा, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बड़ा नाम है भाई, तो मैंने थोड़ा दूर से लिखा है, और नाम तो इन्हीं का है, ये ऊपर वाले, ठीक है। तो यही है, पहले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम लोग बनाएंगे क्या, जो हमें बनाना है, क्लोरोबेंजीन। देखिए प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का विरचन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके किया जाता है। इस प्रक्रिया को सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। अभी ये रिएक्शन हमने नहीं देखा है, हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया है। अब हम मेन रिएक्शन देखते हैं, जिससे हमें नाइट्रोबेंजीन बनाना। आप चाहे तो यही रिएक्शन केवल लिख सकते हैं, ठीक है। देखो क्या है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमने अभी फॉर्मूला पता किया, C6H5। अब हम बना रहे हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, N2Cl, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ आपको करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसकी अभिक्रिया आपको करानी है Cu2Cl2, इसका नाम क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। और लगभग HCl तो आपका है ही, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर करानी है। तो हमारा बनेगा यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन बनेगा, यानी कि C6H5Cl बन जाएगा। कैसे, C6H5 है, यहां से Cl ले लो, बाकी N2 और HCl बाहर निकल जाएंगे, प्लस HCl, ये देखो HCl है, और प्लस ये वाला N2 बाहर निकल गया भैया, N2 गैस है, तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये आपका मेन रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इनका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, अभी मैंने लिखा था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। और इनका नाम है भैया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यही हमें बनाना था, मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl से क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में करा दो, क्लोरोबेंजीन बन गया। यही क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। और भी कुछ विधियां हैं बनाने की, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो ये प्रयोगशाला विधि है, ऊपर और भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीजों से और हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये फिनॉल से अब हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिनॉल से भी बनाना जान जाइए। फिनॉल का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, ठीक है। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं C6H5OH। फिनॉल से अगर आपको बनाना है तो फिनॉल पर फास्फेरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया से बेंजीन C6H5Cl बनता है, क्लोरोबेंजीन। तो इसकी अभिक्रिया हमें PCl5 से करा देनी है, PCl5 से, ठीक है, हम करा देंगे भैया। क्या है हमारा, ठीक है, बनेगा क्या, देखो पहले तो हमारा बनेगा PO। देखिए यहां से यहां हमारा क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। C6H5 हमारा हो गया, C6H5, यहां से Cl को एक ले लेंगे, Cl हो गया। ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया क्लोरोबेंजीन। देखो C6H5 ले लिया, Cl ले लिया, फिर क्या बचा भैया, ध्यान से समझना इसको, रिएक्शन को। यहां से H ले लेंगे और Cl ले लेंगे, एक HCl बचा। अब बचा क्या, टोटल हमारा P बचा, O बचा, और यहाँ पे 2 Cl हमने निकाल दिया, 5 था, 5 में से 2 गया, 3 बचा, तो ये POCl3 बचा, ठीक है। ये हो गया आपका, बस यही हमारा बन गया। देखिए ये है फिनॉल, और फिनॉल की अभिक्रिया हमने फास्फेरस पेंटाक्लोराइड से के साथ कराई, तो हमारा ये बन गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये हमारा बन गया। क्या प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। और ये POCl3 क्या है, इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, लिख दीजिएगा, बस हो गया। एक और रिएक्शन आता है, मैंने देखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, गाटरमान
कॉक अपक्रिया या गाटर मान अपक्रिया द्वारा भी हम बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन को। देखो इस अपक्रिया में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl के साथ गर्म करके क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लेंगे C6H5N2Cl, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, इस अपक्रिया में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl के साथ गर्म करके, तो कॉपर चूर्ण ले लेंगे और HCl ले लेंगे भैया और गर्म करेंगे, तो हमारा बन जाएगा वही C6H5Cl और N2। देखिए C6H5Cl और N2 बाहर निकल गया गैस के रूप में, ये देखो, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, लिख दो भाई, बड़ा है, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, पता है ये। इनका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां थी, ठीक है। इसके भौतिक गुण को जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर रासायनिक गुण को समझेंगे। देखिए भौतिक गुण क्या है, अब देखिए स्टूडेंट इसके भौतिक गुण क्या क्या है, ठीक है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहला, क्लोरोबेंजीन रंगहीन, सुगंधित, भारी द्रव होता है। मतलब क्लोरोबेंजीन जो है ये रंगहीन है, इसका कोई कलर नहीं है, और ये सुगंधित है, भारी द्रव है। दूसरा, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब इसका जो क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट वो 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा, यह जल में अविलेय है, मतलब बहुत कम विलेय है, परंतु एल्कोहल तथा ईथर में पूर्ण विलेय है। मतलब जल में तो अविलेय है, लेकिन ईथर में और अल्कोहल में पूर्ण विलेय है, ठीक है। दूसरा, अब देखिए रासायनिक गुण पे आते हैं, क्योंकि इसमें रासायनिक गुण भी पूछा गया था। देखो इसमें दो चीजें पूछी गई थी, Cu2O की उपस्थिति में NH3 से अभिक्रिया, तो यहाँ पे अब हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला, तो रासायनिक गुण फर्स्ट लिख दीजिएगा, Cu2O की उपस्थिति में NH3 से, देखो अमोनिया से अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के जलीय विलयन के साथ क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर इसका क्लोरीन परमाणु NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर एनिलीन बनाता है। यानी कि देखो क्या है भैया, हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे C6H5Cl, इसकी अपक्रिया हम लोग करा देंगे अमोनिया से। लो भैया हमने करा दिया, ठीक है। किसकी उपस्थिति में कराना है, देखो यहां पे क्यूपरस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Cu2O। क्या होता है, Cu2O। उच्च दाब पर आपको कराना है, जो प्रेशर है वो उच्च होना चाहिए, और टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। देखो लिखा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारा बनेगा यहाँ पे एनिलीन C6H5NH2 बन जाएगा, ठीक है। देखो C6H5 यहां से NH2 ले लेंगे, यहां से NH2 ले लिया, एक H बचा और Cl मिलकर HCl बना देंगे, ठीक है। इनका नाम है एनिलीन, एनिलीन, ठीक है, लिख दो ऐसे ऐसे, और इनका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो रासायनिक गुण में बताना होता है कि क्लोरोबेंजीन जो है वो किससे अपक्रिया करता है, क्या बनेगा। तो अमोनिया से जब वो अपक्रिया करेगा तो क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के जलीय विलयन के साथ क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर इसका क्लोरीन परमाणु NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर एनिलीन बनाता है। तो जो क्लोरोबेंजीन है इसकी अपक्रिया अमोनिया से हमने कराया Cu2O की उपस्थिति में उच्च दाब पर, तो एनिलीन बना और HCl बाहर निकला। इसी को हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कहेंगे। दूसरा था आपका कि AlCl3 की उपस्थिति में CHCl3 से अपक्रिया आपको करानी है, मतलब AlCl3 की उपस्थिति में आपको रिएक्शन कराना है CH3Cl से। तो ये आपको कैसे कराना है, जैसे देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वही रिएक्शन जो मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे ये आपका दूसरा रिएक्शन होगा, ठीक है। इसको आप खुद से कीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट करते हैं, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए कि अगर हम AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से अगर हम अपक्रिया कराएं क्लोरोबेंजीन की तो क्या बनेगा, ठीक है। ट्राई। अब देखिए उपयोग क्या है इसके, थोड़ा जान लेते हैं क्लोरोबेंजीन के। फर्स्ट है, विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में हम इसका यूज करते हैं, एरोमेटिक यौगिक के निर्माण में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा है, कीटनाशक पदार्थ DDT के निर्माण भी इसका यूज करते हैं। और तीसरा, फफूंदीनाशक डाईएजो रंजकों आदि के निर्माण में भी हम इसका यूज करते हैं। मतलब कई जगह इसका यूज है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। भैया 3 नंबर में आता है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होता क्या है, इस पर आपको टिप्पणी करना है। ये नेम्ड रिएक्शन है। वैसे मैंने एक नेम्ड रिएक्शन का पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है, आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, सारे नेम्ड रिएक्शन मैंने एक ही वीडियो में कराए हैं। लेकिन आज हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया को पहले पढ़ेंगे। अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, यहां पे ध्यान से समझना। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ये क्वेश्चन एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर से है। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त करना ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कोई धातु एल्कोक्साइड ले लीजिए, उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करा दीजिए तो आपका ईथर बनेगा। मतलब ये ईथर बनाने की एक विधि है। उदाहरण देखो, जैसे धातु एल्कोक्साइड की जगह पर हम सोडियम एथोक्साइड ले लेते हैं। धातु का मतलब सोडियम, एल्कोक्साइड का मतलब एथोक्साइड। ठीक है, तो हम सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करेंगे। एथिल आयोडाइड जो है ये एल्किल हैलाइड है। ठीक है, इसके साथ गर्म करेंगे तो डाई एथिल ईथर बनेगा। यही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे देखो सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5ONa, इसका नाम है भैया सोडियम एथोक्साइड। इसकी अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड से करा दीजिए, जैसे हम एथिल आयोडाइड से करा देते हैं। ये भी एल्किल हैलाइड है। ठीक है, C2H5I से हमने करा दिया। ठीक है, आइए अब देखिए क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। डाई एथिल ईथर बनाने की ये विधि भी है। इसको गर्म करेंगे भैया, हीट करेंगे तो देखो ये C2H5O। ठीक है, देखो C2H5O हमने ले लिया इस फर्स्ट वाले कंपाउंड से, और ये NaI से जुड़ जाएगा और ये C2H5O के साथ, यानी कि यहां पे जुड़ जाएगा C2H5। ये बन गया डाई एथिल ईथर। बचा क्या, Na और I बचा, तो NaI को भैया हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया। तो यही है, जब किसी धातु सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। इसी को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इनका नाम है सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, इनका नाम है एथिल आयोडाइड। एथिल 2 कार्बन है भैया, तो एथिल होगा एथिल आयोडाइड। ठीक है, इनका नाम है डाई एथिल ईथर। क्या नाम है इनका, डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो यही है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। मतलब कोई धातु एल्कोक्साइड ले लीजिए, उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करा दीजिए, ईथर बनेगा। यही है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, तो किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त करना ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो इसको आप लोग पढ़ के ही जाइएगा। अभी हम और भी नेम्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाकर देख लो प्रीवियस ईयर पेपर, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। देखो क्या है, ल्यूकास परीक्षण क्या है, व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट। इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। ल्यूकास परीक्षण क्या है और इसका यूज हम किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में करते हैं। तो ल्यूकास परीक्षण का हम यूज प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल को पहचानने में करते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। आखिर इसमें डिफरेंस क्या है। देखो ल्यूकास परीक्षण यह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। विभेद का मतलब अंतर करने की अत्यंत सरल विधि है। यह भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इसी के घोल को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। इसको कैसे याद करेंगे, देखो ल्यूकास के लास्ट में सा है और सांद्र के पहले सा है, तो समझ लीजिए सांद्र HCl रहेगा भैया। ये ट्रिक है, मैंने बनाया है, कैसा लगा। ठीक है, तो ल्यूकास के लास्ट में सा और सांद्र के स्टार्टिंग में सा, तो ये आपका ल्यूकास अभिकर्मक होगा। कहीं कहीं तनु HCl होता है, तो आप ध्यान रखिएगा ल्यूकास के लास्ट में ता नहीं है, सा है। ठीक है,
तो के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। मतलब इसका टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे अल्कोहल को हम ल्यूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करा देंगे, कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो गया, उसी धुंधलापन कैसे उत्पन्न होगा, उसी पर ये रिएक्टर। जैसे देखो किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। अगर आप किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनेगा, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। जैसे देखो ये आपका अल्कोहल है ROH, आर क्या है, एल्किल है, अल्कोहल ROH है, तो अल्कोहल हो गया। जैसे आर के जगह पर आप मेथिल रख सकते हैं, एथिल रख सकते हैं, क्योंकि R एल्किल होता है। आप CH3 रख सकते हैं, C2H5 भी रख सकते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमें ल्यूकास अभिकर्मक से करानी है, तो सांद्र HCl हमने ले लिया और निर्जल जड़न Cl2 ले लिया। तो क्या बना, देखो ये R जो है, R और Cl मिलकर RCl बन गया एल्किल क्लोराइड, और H मिलकर H2O बाहर निकल गया। तो देखो जब ये रिएक्शन होता है, जब हम किसी अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है, लेकिन यहां पे धुंधलापन उत्पन्न होता है। अब देखिए यहां पे विभेद कैसे करेंगे, धुंधलापन तो उत्पन्न होगा। अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हुआ तब तो वो तृतीयक अल्कोहल होंगे। देखिए तुरंत, तृतीयक मिलता जुलता है ना, तुरंत तृतीयक, ठीक है। अगर 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न हो गया तो वो द्वितीयक अल्कोहल होंगे, और अगर धुंधलापन उत्पन्न नहीं हुआ तो वो प्राथमिक अल्कोहल होंगे, ठीक है। तो देखो जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है और धुंधलापन उत्पन्न होता है। अब देखो कैसे अंतर करेंगे। फर्स्ट, कमरे के ताप पर तृतीयक अल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। अगर ये अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल होगा तो धुंधलापन तुरंत उत्पन्न होगा। कमरे के ताप पर द्वितीयक अल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करते हैं, और अगर ये द्वितीयक अल्कोहल होगा तो 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होगा। और कमरे के ताप पर प्राथमिक अल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते, अतः विलयन पारदर्शक होता है। और अगर तृतीयक अल्कोहल होगा, प्राथमिक अल्कोहल, तो ये धुंधलापन उत्पन्न करेगा ही नहीं। तो जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है और धुंधलापन उत्पन्न होता है। अगर धुंधलापन तुरंत उत्पन्न हुआ तब वो तृतीयक होगा, तुरंत तृतीयक, देखिए ताता मिल रहा है, ठीक है। अगर 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न हो गया तो द्वितीयक अल्कोहल होगा। अगर धुंधलापन उत्पन्न नहीं हुआ प्राथमिक अल्कोहल होगा। बस छोटा सा डिफरेंस था, क्या है इसमें, कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है राइमर टीमन अभिक्रिया। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है राइमर टीमन अभिक्रिया, सेकंड है कोल्बे अथवा कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है, 3 नंबर वाले में तो आता ही आता है, 3 नंबर से कम में नहीं आता ये। तो इसको आप लोग बिल्कुल से एब्सोल्युटली ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर टिप्पणी करना, दोनों रिएक्शन को पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले राइमर टीमन अभिक्रिया को पढ़ते हैं, फर्स्ट वाले। देखो जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब आप ले लीजिए फिनॉल, क्लोरोफॉर्म ले लीजिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, तीनों को मिलाकर 333 केल्विन ताप पर गर्म कर दीजिए तो सैलिसल्डिहाइड बनेगा। बस इसी को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लेते हैं भाई, सबसे पहले हम लेंगे फिनॉल। देखिए फिनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। ये ऊपर OH लगा तो ये भैया फिनॉल है। इसकी अभिक्रिया किससे करनी है, क्लोरोफॉर्म से करनी है। क्लोरोफॉर्म देखो ये क्लोरोफॉर्म लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है या ट्राइक्लोरोमेथेन बोल सकते हैं। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, NaOH से करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से इसका रिएक्शन कराएंगे भैया, ठीक है। टेम्परेचर भी हमें दिया गया है, टेम्परेचर, ठीक है, 333 केल्विन, और गरम करना है, ये गरम कर दिया हमने, ठीक है। देखो बनेगा क्या, ध्यान से समझना, थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बातें हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। देखो ऐसे बेंजीन देंगे, आपका बन गया। ऊपर तो OH हमारा रहेगा ही, जो ये OH है ये ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और जुड़ जाएगा, यहाँ से CH और O मिलकर ये CHO बना लेंगे, ठीक है। अब इसका नाम हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप जुड़ गया एल्डिहाइड वाला। और क्या बनेगा यहाँ पे, Na और Cl मिलकर NaCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे, NaCl। और यहाँ पे बन जाएगा जल H2O, ठीक है। लेकिन रिएक्शन बैलेंस करना होगा। देखो Na कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पे Cl कितना, 3 है, यहाँ पे 1 ही है, तो इसके आगे हम 3 लगा देंगे, ऐसे लगा दिया। अब आप कहेंगे सर जी Na अब 3 हो गया, Na यहाँ पे
3 नहीं है, एक ही है। देखो Cl 3 था, इधर Cl एक ही था तो मैंने 3 लगा के Cl को भी 3 कर दिया, लेकिन यहाँ पे सोडियम इधर 3 हो गया, इधर एक ही है तो इसके आगे भी 3 लगा देंगे। अब देखो क्या होता है, देखो ये तो हमारा फाइनल है, यहां से CHO आया था, CHO जुड़ गया। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं हम जोड़ लेते हैं। देखो एक है, इधर भी आपका एक ऐड हो चुका है। एक जब यहाँ पे CHO जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन, एक वो, एक 2 और 3 5 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 4 हो गया, ठीक है। और एक इसके साथ जुड़ गया, 5 हो गया काम। तो ये आपका अब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो जब हम फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन पर कराते हैं तो हमारा सैलिसिल्डिहाइड बनता है। इसी को राइमर टीमर अपक्रिया कहते हैं। इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसी को राइमर टीमर अपक्रिया कहेंगे। इसका नाम है फिनॉल, ठीक है। इनका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म भाई को तो जानते होंगे, बगल में बड़े भाई NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ऊपर था कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को राइमर टीमर अपक्रिया कहते हैं। तो हमने फिनॉल लिया, क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया, 333 केल्विन ताप पर गर्म किया तो सैलिसिल्डिहाइड बना, सोडियम क्लोराइड बना और जल बना। बस काम खत्म हो गया। यही है भैया राइमर टीमर अपक्रिया, इसको याद रखना। बाकी कोई मेरे पास ऐसा ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूंगा आपको बिल्कुल से याद हो जाएगा, ठीक है। मैं कोई पंडित नहीं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, कोल्बे अपक्रिया या कोल्बे स्मिट अपक्रिया, इसको भी तो हमें पढ़ना है, तो पढ़ लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। देखो इसको समझना होगा थोड़ा सा। देखो फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने से बना फिनॉक्साइड आयन। देखो जब आप फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराओगे, अभी मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, ठीक है। अब फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रॉगी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, अतः ये CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन रॉगी के साथ इलेक्ट्रॉन रॉगी प्रतिस्थापन अपक्रिया करता है। इससे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी कि सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि सबसे पहले आप फिनॉल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दीजिए। देखो ये है हमारे फिनॉल चच्चा, ठीक है, ये हो गया फिनॉल हो गया। ये इसकी अपक्रिया हम लोग करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किससे, NaOH से। ये लोग करा दिया तो क्या बन जाएगा मध्यवर्ती हमारा फिनॉक्साइड आयन। देखो ये फिनॉल हो गया, ऊपर देखो O था, O को ऐसे रहने देंगे, यहां से Na भैया वहां चले जाएंगे। देखो Na वहां पे चले गए, ONa हो गया। ये देखो ये O है, Na यहां चले गए, बुला लिए भैया आ जाओ Na भाई, Na चले गए, ये H इनके साथ आ गए तो H मिलकर H2O बाहर निकल गया। इसको तो हम लिखेंगे नहीं भाई, ठीक है, H2O बाहर निकल गया तो इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, यानी कि फिनॉक्साइड आयन है ये, सोडियम फिनेट भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अभी रिएक्शन नहीं हुआ है। अब इसकी फिर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H+ से रिएक्शन कराएंगे, तब ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझना। अब ये क्या बनेगा भैया, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। O और H मिलकर OH बना लेंगे, ये तो आपका हो ही गया, ठीक है। यहां पे COO जो आपका है ये COO, ठीक है, ये COO और एक H यहां से निकलेगा तो H मिलकर ये COOH बना लेंगे। बस यही है आपका कोल्बे अपक्रिया या कोल्बे स्मिट अपक्रिया, ठीक है। इनका नाम है फिनॉल, इनका नाम है सोडियम फिनेट, या फिनॉक्साइड आयन बोल सकते हैं। इनका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक। देखिए 2 पर हाइड्रोक्सी लगा तो हाइड्रोक्सी कर दिया। ये COOH जो है भैया ये ओइक होता है, यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है तो बेंजोइक अम्ल हो गया, ठीक है। या इसी को सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं, ये भी नाम याद रखिएगा, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ये, ठीक है। तो यही बनता है, मतलब ऊपर देखिए थोड़ा पढ़ के समझिए। फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने से बना फिनॉक्साइड आयन। देखिए हमने फिनॉल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो फिनॉक्साइड आयन बना या सोडियम फिनेट बना, ठीक है।
फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, अतः ये CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ इलेक्ट्रॉन विरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। देखिए फिनॉक्साइड आयन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसने किया तो क्या बना, इससे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, देखो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसी को हम कहते हैं कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। काम खल्ला समझ में आ चुका होगा, सिंपल सा रिएक्शन है, इट्स नो प्रॉब्लम, समझ गए होंगे। ठीक है, बस हो गया। तो ये आपका था कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ध्यान से समझना सबको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हम एक एक का लिखेंगे। सबसे पहले देखो एल्कोहल के उपयोग, एल्कोहल का यूज हम कहां करते हैं, पढ़ते जा रहा हूं मैं, इसको ध्यान से समझना, वन लाइनर है। फर्स्ट, मेथिल अल्कोहल तथा गैसोलीन का 20% मिश्रण एक श्रेष्ठ मोटर ईंधन है। दूसरा, इसका प्रयोग तेल, वसा तथा वार्निश के विलायक के रूप में किया जाता है। तीसरा, इसका प्रयोग स्वचालित वाहनों के रेडिएटरों में प्रतिशीतलक के रूप में किया जाता है। चौथा, इसका प्रयोग रंजक, औषधियों तथा सुगंधियों के निर्माण में किया जाता है। पांचवा, इसका प्रयोग टेरिलीन तथा पॉलीथीन के निर्माण में भी होता है। तो ये टॉप 5 यूजेस हैं हमारे एल्कोहल के। देखिए मैं पढ़ते जा रहा हूं, इसमें कुछ खास है नहीं, समझाने वाली चीजें हैं नहीं, आपको सिर्फ लिख लेना है, समझ लेना है। फिनॉल का यूज कहां होता है भाई, एल्कोहल का तो समझ लिया, फिनॉल का फर्स्ट यूज, इसका प्रयोग पिक्रिक अम्ल विस्फोटक के निर्माण में तथा रेशम व ऊन के रंजन में किया जाता है। दूसरा, इसका प्रयोग साबुन, लोशन तथा आयंटमेंट में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, फिनॉल का यूज। तीसरा, इसका प्रयोग एजोरंजक, फिनोप्थेलीन आदि के निर्माण में किया जाता है। चौथा, इसका प्रयोग बैकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। पांचवा, इसका प्रयोग एस्प्रिन, सेलॉल आदि औषधियों के निर्माण में भी होता है। बस हो गया, ये फिनॉल का यूज था। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे भैया, वो है ईथर का यूज। देखो फर्स्ट, इनका सर्वाधिक प्रयोग प्रयोगशाला में, उद्योगों में तेल, रेजिन, गोंद आदि के विलायकों के रूप में किया जाता है। दूसरा, ईथर का प्रयोग सामान्य बेहोशी कारक के रूप में भी किया जाता है, किसी को बेहोश करना है भाई पिला दो, ईथर काम खत्म। तीसरा, एल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण का प्रयोग पेट्रोल के विकल्प में भी किया जाता है। अगर पेट्रोल नहीं है, एल्कोहल और फिनॉल ईथर मिला दो, एल्कोहल और फिनॉल एल्कोहल और ईथर मिला दो, हो जाएगा काम। चौथा, ईथर का प्रयोग धुआं रहित पाउडर बनाने में करते हैं, इसका प्रयोग सुगंधी उद्योगों में भी किया जाता है। बस हो गया, ठीक है, यही आपको लिखना था, समझ में आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भैया विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है, इसको ध्यान से समझना। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसका ये क्वेश्चन है, प्यार से समझना, ध्यान से समझना, मिस मत करना, ठीक है। देखो निम्नलिखित को समझाइए। फर्स्ट, अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी विलेयता घटती है, 2 नंबर। दूसरा, पावर अल्कोहल क्या है, उसका उपयोग कहां होता है, 2 नंबर। तीसरा, फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, 1 नंबर। 5 नंबर के ये आते हैं, तीनों का रीजन बताना है आपको। देखो फर्स्ट है, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, क्यों। देखो फर्स्ट वाला पहले हम देखेंगे, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी विलेयता घटती है, इसका रीजन मैंने लिखा है, अभी एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं। देखिए अल्कोहल में जैसे मान लीजिए मेथिल अल्कोहल है CH3OH, ठीक है, ये मेथिल अल्कोहल हो गया। C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो इसमें जो एल्किल समूह होते हैं वो जल विरोधी होते हैं, जल में विलय नहीं होते, तथा जल में आविलेय हैं, बहुत कम विलय हैं। निम्न अल्कोहलों में एल्किल समूह छोटा होता है। देखिए जो ये अल्कोहल है इसमें छोटा एल्किल समूह है, सिर्फ CH3 है, ये थोड़ा बड़ा है, C2H5 है। अभी मान लीजिए मैं C3H7 कर दूं OH, ठीक है, तो ये प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो जो छोटे हैं, क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते तथा जल में आविलेय हैं, निम्न अल्कोहलों में एल्किल समूह छोटा होता है। देखिए इन सब में एल्किल समूह छोटा है तथा अल्कोहल का OH समूह अणु को जल में विलय बनाने में प्रभावी रहता है। यानी कि जब छोटे हैं तो OH जो है ये जल में विलय बनाने में प्रभावी रहेगा। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो जो एल्किल समूह है वो उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। C3H8 है, C4H9 हो जाए, C5H11 हो जाए, तब तो धीरे धीरे बढ़ रही है। जितना एल्किल समूह बढ़ेगा उतनी विलेयता घटेगी, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, उच्च अणुभार के अल्कोहलों में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OH समूह की जल विरोधी प्रकृति OH समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभावी होती जाती है, इसलिए विलेयता घटती है। मतलब भैया एल्किल समूह जितना कम होगा उतना वो अल्कोहल जल में विलय होगा। जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ता जाएगा, C3H7 से C4H9, C5H11, C6H13 होगा, ऐसे ऐसे आपका
विलेयता घटती जाएगी, क्योंकि जो एल्किल समूह होते हैं ये जल विरोधी होते हैं, जितना कम होगा उतनी ज्यादा विलेयता रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी विलेयता घटती है। दूसरा रीजन अब देखते हैं हम लोग, दूसरा है पावर एल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है। देखो पावर एल्कोहल परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाती है। पेट्रोल प्लस औद्योगिक अल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह मिश्रण पावर अल्कोहल कहलाता है। मतलब पेट्रोल ले लो, औद्योगिक अल्कोहल ले लो और बेंजीन ले लो, तीनों को मिश्रण कर दो, वो मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त होगा और यही मिश्रण पावर अल्कोहल होगा। तीसरा, फिनॉल अम्लीय होते हैं, ऐसा क्यों है? आखिरकार फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, चलिए जानते हैं। तो देखिए तीसरा हमारा, फिनॉल को जल में घोलने पर यह H+ आयन तथा फिनॉक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, इसलिए फिनॉल अम्लीय होते हैं। यानी कि जब आप फिनॉल को जल में घोलेंगे तो ये H+ और फिनॉक्साइड आयन देगा। लो हम घोल के देखते हैं भैया, पानी में तो नहीं घोलेंगे, नहीं तो हमारा पेज खराब हो जाएगा। ठीक है, OH देखो ये फिनॉल है, इसको जल में हम घोलेंगे। देखो इसकी क्रिया जल से करा देंगे, मतलब जल में घोल देंगे भैया। ठीक है, H2O, जल तो पता है, जल ही जीवन है, H2O पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन देता है। देखो ये हो गया और इसके ऊपर सिर्फ O- है, ये फिनॉक्साइड आयन है। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक है, तो इसीलिए ये जल में फिनॉल अम्लीय होते हैं, क्योंकि फिनॉल को जल में घोलने पर ये H+ आयन तथा फिनॉक्साइड आयन देता है। देखिए H+ आयन हो गया और इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, आयन। तो यही रीजन है कि फिनॉल को जल में घोलने पर ये H+ आयन तथा फिनॉक्साइड आयन देते हैं। हमने फिनॉल लिया, जल में घोला, तो ये H+ आयन देगा और फिनॉक्साइड आयन देगा, जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, इसलिए फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। बस हो गया, 5 नंबर हमने क्लियर कर लिया भैया। 3 क्वेश्चन था, तीनों का आंसर दे दिया, 5 नंबर क्लियर हो गया। ऐसे क्लियर करो, हर चीज जो है, कोई भी टॉपिक इजी या हार्ड नहीं होता। आप उसको हार्ड से हार्ड टॉपिक को चाहे तो इजी बना ले और चाहे तो आप पढ़े नहीं और इजी टॉपिक को भी हार्ड बना ले, सब आपके ऊपर है, आप क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, खाना नहीं बनाना है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी और क्वेश्चन है भैया विस्तृत उत्तरीय वाले, ध्यान से समझो, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और 4 नंबर वालों में भी आता है। देखो, एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। एथेनॉल आप कैसे बना सकते हैं? एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, एथिल अल्कोहल, IUPAC नाम एथेनॉल, कंफ्यूज मत होना। देखो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बनाने की विधि, देखिए एथिल अल्कोहल बनाने के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती है। सबसे पहले आप एथिलीन से बना सकते हैं, दूसरा आप एसिटिलीन से बना सकते हैं और तीसरा आप किण्वन से बना सकते हैं। 3 विधि है, तीनों मैं आपको बताऊंगा, नो टेंशन। ठीक है, सबसे पहले एथिलीन से देखो, एथिलीन पर सांद्र H2SO4 की क्रिया से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा एथिल सल्फेट बनता है, जो जल अपघटन करने पर एथिल अल्कोहल देता है। पहले आप एथिलीन की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराएंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया आप कराएंगे किससे? एथिलीन से कराएंगे तो एथिल सल्फेट बनेगा। फिर एथिल सल्फेट की क्रिया जल अपघटन उसका करा देंगे, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। 3 स्टेप में ये रिएक्शन होगा, हम तीनों बताएंगे। देखो एथिलीन पर सांद्र H2SO4 की क्रिया से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। देखिए एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4 भी लिख सकते हैं। इसकी क्रिया हमें करानी है H2SO4 से, सांद्र H2SO4 से। ठीक है, हम कराएंगे भैया रिएक्शन। देखो ये कराया, टेम्परेचर आपको 80 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है। ठीक है, और उच्च दाब रहे, दाब उच्च रहे। ठीक है, ये तो हमारा क्या बनेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2। देखिए CH3, यहाँ पे CH, एक H यहाँ से ले लो, CH3 हो गया, CH2 हो गया, बचा क्या यहाँ पे? HSO4 बचा, तो HSO4 लिख देंगे। देखिए रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, इधर कार्बन 2 है, इधर भी कार्बन 1 और 1 2, इधर हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 है, इधर भी 3 2 5 1 6 है, इधर SO4 है, इधर भी SO4 है। ये बिल्कुल बैलेंस है। इसका नाम है एथिलीन, एथिलीन, और इनका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम सांद्र लेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इनका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, नाम मैं लिख देता हूं, एथिल
हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब ये अभी नहीं बना है, हमें तो एथेनॉल बनाना है, अभी तो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है। अब जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है इसकी अभिक्रिया फिर से एथिलीन से कराएंगे। देखो ये देखो CH3 CH2 HSO4, इसकी अभिक्रिया हम फिर से कराएंगे इसी एथिलीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो क्या बनेगा, अब एथिल सल्फेट बनेगा। कैसे बनेगा देखो ध्यान से समझना, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो यहां पे बना है वो क्या बनेगा, CH3 CH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका नाम है एथिल सल्फेट, इसका नाम है एथिल सल्फेट। ठीक है, और इनको तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो हमने पहले क्या किया, एथिलीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराई तो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया एथिलीन से करा दी तो एथिल सल्फेट बना। अब एथिल सल्फेट का जल अपघटन कराएंगे। देखो ऊपर क्या है, एथिल सल्फेट बनता है जो जल अपघटन करने पर एथिल अल्कोहल देता है। अब इसका हम जल अपघटन कराएंगे। देखो क्या है हमारा, CH3 CH2 का होल ट्वाइस। देखिए रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, ऊपर वाला ऐसा मत समझिएगा। देखो क्या है, इधर कार्बन कितना 1 2 3 4 है, इधर कितना है 1 2 और 2 ट्वाइस लगा है तो 2 का 2 से गुणा होगा 4। इधर हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 2 8 2 10 है, इधर कितना है 3 और 2 5 का 2 से गुणा होगा 10 हो जाएगा, SO4 SO4 हो गया। ठीक है, अब इसका जल अपघटन कराएंगे, यानी कि इसकी अभिक्रिया हम जल से कराएंगे H2O से। ठीक है, तो हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा जिसके लिए हमने इतना मेहनत किया। गर्म करेंगे भैया, हीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो वही CH3 CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है, और साथ में बनेगा हमारा H2SO4। क्या बनेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इधर तो कार्बन 2 ही है, इधर कार्बन 1 2 और 2 का गुणा होगा 4 है, तो इसके आगे भी 2 लगा दो। देखो अब देखो कार्बन इधर कितना 1 और 1 2, 2 का गुणा होगा 4, इधर कितना है 2 और 2 से गुणा होगा 4, इधर हाइड्रोजन 3 2 5, इसका गुणा होगा 2 से 10 और 2 12 है, इधर 3 2 5 5 का 2 से गुणा 10 और 2 12 है, SO4 है, SO4 इधर भी है। हो गया भैया, क्या है, बस यही रिएक्शन है, यही है। तो इसका नाम है एथिल सल्फेट जो मैंने बताया था। इसका जल अपघटन कराएंगे, एथिल सल्फेट, इसका जल अपघटन कराया तो हमारा बन गया फाइनली एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे ही हम एथिल अल्कोहल या एथेनॉल को बनाते हैं। ठीक है, मतलब एथिलीन से अगर आपको बनाना है तो पहले एथिलीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराइए तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया एथिलीन से कराइए एथिल सल्फेट बना, फिर एथिल सल्फेट का जल अपघटन कराइए एथिल अल्कोहल बन गया। तो अभी तो हमने सिर्फ एथिलीन से बनाया है, अभी एसिटिलीन से हमें बनाना है। आप लोग कहेंगे सर जी कितना बड़ा रिएक्शन है भैया, 5 नंबर में मेहनत करना होगा, फ्री में नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो देखो अब दूसरा रिएक्शन है एसिटिलीन से कैसे बनाएंगे। भाई ये सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा, मतलब थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देना है कैसे बनेगा। देखो एसिटिलीन पर HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर जल की अभिक्रिया कराने पर एसिटल्डिहाइड बनता है, जिससे अपचयन से एथिल अल्कोहल बनता है। मतलब ये भी स्टेप्स में होगा। देखो एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे लिखते हैं। इसका पहले हम जल से अभिक्रिया कराएंगे, किससे, जल से रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर हमारा HgSO4, ठीक है, और H2SO4 रहेगा, टेम्परेचर 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बनेगा हमारा, देखो यहाँ पे CHHH, यहाँ पे CH3 हमारा हो गया। देखो C ले लिया हमने और H, एक HA एक HA एक HA, CH3 हो गया। ठीक है, फिर एक CA वाला ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक H ले लेते हैं, O लेते हैं, CH3 CHO बन गया। इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड। नाम लिख देता हूँ मैं, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और इनका तो नाम आपको पता ही होगा, एसिटिलीन है।
एसिटिलीन, लेकिन हमें बनाना क्या है, एथिल अल्कोहल बनाना है। तो कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से समझना। पहले हमने एसिटिलीन की अभिक्रिया जल से कराई HgSO4 H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो CH3CH2 बचा। देखिए बना, देखो C कितना है, 2 है, इधर भी 1 और 1 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 2 4 है, इधर भी 3 और 1 4 है। ऑक्सीजन 1 1, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसकी अभिक्रिया कराएंगे CH3CHO की, और किससे कराएंगे, ध्यान से समझना इसको। ये देखो इसकी अभिक्रिया हम लगभग कराएंगे, टेम्परेचर रहेगा 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और हाइड्रोजन और निकिल को ले लेंगे Na, ठीक है। तो देखो यहां पे हम हाइड्रोजन वाला ले लेते हैं, CH3 हमारा हो गया, देखो CH3 हो गया, C और इस H2 को ले लेते हैं, C हो गया, और H2 ले लेते हैं, CH2 हो जाएगा, CH2, और O और H मिलकर OH बना लेंगे, बस यही हो गया। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, बन गया हमारा एथिल अल्कोहल। तो इस तरह से हम एथिल अल्कोहल बना सकते हैं, किससे, एसिटिलीन से। पहले एसिटिलीन से की अभिक्रिया जल से कराएंगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, फिर एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन और निकल से कराएंगे तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा भैया। यहाँ CH3CH2 इसके साथ जुड़ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा। तीसरी विधि है किण्वन से। देखिए किण्वन में आपको डायरेक्टली समझना है, शर्करा अथवा स्टार्च युक्त विलयनों के किण्वन से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। उदाहरण देखिए, गन्ने के शर्करा विलयन से कर सकते हैं, जौ गेहूं मक्का इत्यादि में उपस्थित स्टार्च के किण्वन से भी कर सकते हैं। मतलब गन्ने के शर्करा विलयन से भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं एथिल अल्कोहल को, और जौ गेहूं मक्का इत्यादि में उपस्थित जो स्टार्च होता है उसके भी किण्वन से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन नंबर 3, ठीक है। बस हो गया। इन्हीं 3 विधियों द्वारा हम एथिल अल्कोहल को बना सकते हैं, यही पूछा गया था भैया, हमने कर दिया। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। मतलब डाई एथिल ईथर को कैसे बनाया प्रयोगशाला में भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में देखो प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। लेकिन डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O C2H5, ये है डाई एथिल ईथर, मतलब 2 एथिल है तो डाई एथिल और ईथर, ठीक है, यही है। तो प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। मतलब आप एथिल अल्कोहल को ले लीजिए और H2SO4 को, दोनों को गर्म कीजिए, बन जाएगा एथिल डाई एथिल ईथर। लेकिन 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगा, चलिए देखते हैं। पहले हम एथिल अल्कोहल लेंगे C2H5, ये स्टेप समझना, OH, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देंगे H2SO4 से। तो H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HHSO4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया पहले स्टेप में हम H2SO4 से कराएंगे, लेकिन लगभग 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, देखिए ये आपका OH मिलकर H और OH मिलकर H2O बना लेंगे, बचा क्या, C2H5HSO4 बचा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे C2H5HSO4, ठीक है। और ये दोनों मिलकर H और OH मिलकर बना लिए H2O। ये हमारा पहला कंपाउंड है, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। इनका नाम तो पता ही है HSO4, देखिए H2SO4 है, ये H को मैंने अलग लिख दिया है ताकि दोनों को हम ज्वाइन कर सकें, बाकी सेम है, ठीक है। इनका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, थोड़ा दूर से लिखते हैं, एथिल हाइड्रोजन। देखिए एथिल है, हाइड्रोजन है, SO4 है, सल्फेट हो गया, ठीक है, सल्फेट। ये हमारा हो गया, लेकिन अभी हमारा डाई एथिल ईथर नहीं बना है। अब हम क्या करेंगे, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया फिर से एथिल अल्कोहल से करा देंगे, वो भी 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब हमारा बन जाएगा। देखो C2H5HSO4 जो हमारा आया है, देखो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसकी अभिक्रिया हम डाई एथिल ईथर से करा देंगे, सॉरी एथिल अल्कोहल से करा देंगे। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, देखो HO C2H5
देखो चाहे C2H5OH लिखे चाहे HOC2H5 लिखे सेम ही है, क्या प्रॉब्लम है। इसका रिएक्शन कराएंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो देखो क्या बनेगा। इसको थोड़ा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे भी वही सेम प्रोसेस होगा, यहां से एक H निकल जाएगा और यहां से HSO4 निकल जाएगा। देखो ये निकल गया, तो बचा क्या, देखो बचा हमारा C2H5 यहां बचा, ठीक है, और ये HSO4 तो इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर O बचा हमारा और C2H5 बचा, ठीक है। ये बन गया डाई एथिल ईथर प्लस, देखिए H और HSO4 मिलकर H2SO4 बना लेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेकेंड स्टेप में आपका हो गया। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका एथिल अल्कोहल और इसका नाम है डाई एथिल ईथर। फाइनली हमारा बन गया डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार से हम डाई एथिल ईथर को बना सकते हैं प्रयोगशाला में। मतलब प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। पहले मैंने एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 से कराई 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया हमने एथिल अल्कोहल से करा दी 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर डाई एथिल ईथर बन गया, बस हो गया। यही आपका रिएक्शन है। अब इससे संबंधित कुछ अभिक्रियाएं आपको बतानी है, जैसे रासायनिक गुण हो गया, तो उसको समझते हैं। देखिए संबंधित अभिक्रियाएं, संबंधित अभिक्रियाओं में पहला है ठंडे एचआई के साथ अपक्रिया, ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड जिसको बोलते हैं या हाइड्रोडिक अम्ल बोलते हैं, इसके साथ अपक्रिया। देखो डाई एथिल ईथर की ठंडे सांद्र हाइड्रोडिक अम्ल एचआई से क्रिया कराने पर एक अणु एथिल आयोडाइड और एक अणु एथिल अल्कोहल बनता है। मतलब आप डाई एथिल ईथर की अपक्रिया अगर एचआई से कराएंगे, देखो C2H5O C2H5, इसकी अपक्रिया करा दीजिए HI से, ये करा दिया मैंने, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझना थोड़ा सा। ये C2H5O, ठीक है, C2H5 से I जुड़ जाएगा यहाँ पे, पहले तो क्या जुड़ जाएगा, C2H5 जो है इससे I जुड़ गया, और दूसरा C2H5 से I जुड़ा और इस C2H5O से H जुड़ गया, तो ये हमारा बन गया C2H5OH। सिंपल सा है। देखो एक एथिल से आपका H जुड़ गया तो C2H5OH बना, एक एथिल से आपका I जुड़ गया तो एथिल आयोडाइड बना। इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। इसकी अपक्रिया हाइड्रोडिक अम्ल से कराई तो एथिल आयोडाइड बना हमारा, एथिल आयोडाइड, ठीक है, और एथिल अल्कोहल बना, एथिल अल्कोहल। तो ये तो सिंपल सा था भाई, इसमें क्या था, कुछ नहीं था। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया। देखो डाई एथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड से निर्जल जिंक क्लोराइड या निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल क्लोराइड तथा एस्टर बनाता है। मतलब देखो ये हमारा डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5, इसकी अपक्रिया हम करा देंगे एसिटिल क्लोराइड से। इसका फॉर्मूला होता है CH3COCl होता है, ठीक है। तो हम रिएक्शन करा देंगे दोनों का, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, देखो ये C2H5 जो है इस Cl से जुड़ जाएगा, तो हमारा C2H5Cl बन गया, और प्लस दूसरा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा CH3 हो गया, CH3, ये CO हम ले लेंगे, CO बचा क्या, C2H5 बचा तो C2H5 हो गया। ये हमारा बन गया एस्टर जिसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। तो इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। इसकी अपक्रिया करा दिया मैंने एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड से मैंने रिएक्शन करा दिया भैया, ठीक है। तो बनेगा क्या, ये एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड, ठीक है, और बना हमारा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। बस यही है भैया, यही है। देखो क्या था ऊपर,
डाई एथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड से निर्जल ZnCl2 या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल क्लोराइड तथा एस्टर बनाता है। तो ये एल्किल क्लोराइड ही है, एथिल क्लोराइड और एस्टर एथिल एसीटेट, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो यही आपका रिएक्शन हो जाएगा। एक और रिएक्शन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा रिएक्शन जल के साथ अपक्रिया। जब हम डाई एथिल ईथर की जल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो। ईथर साधारण परिस्थितियों में अम्लों या क्षारों द्वारा जल अपघटित नहीं होते। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बहुत कठिनाई से एथिल अल्कोहल में जल अपघटित हो जाते हैं, मतलब जल्दी अपघटित नहीं होते। तो हम C2H5OO C2H5 की अपक्रिया जल से करा देंगे अब, क्योंकि जल से करानी है तो H2O से करा देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो हमारा यहाँ पे जल अपघटन जब होगा तो हम तनु H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। तो तनु H2SO4 तो हमारा बनेगा क्या, देखो ये बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे एथिल तो 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो इसके आगे भी 2 लगा दीजिए। अब 2 एथिल हो गया, ऑक्सीजन कितना 1 और 1 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 है, 2 हो गया, काम खत्म। तो बहुत मुश्किल से डाई एथिल ईथर जो है इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये एथिल अल्कोहल में जल अपघटित होगा, एथिल अल्कोहल। ठीक है, इनका नाम तो पता ही है, अभी मैं जिक्र इन्हीं का कर रहा हूं, डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट रिएक्शन था। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है ये कुछ इस प्रकार से आता है। अब आप तो कहेंगे सर जी ये तो रिएक्शन लग रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, स्मिट अभिक्रिया को समझाइए। स्मिट अभिक्रिया क्या होती है? ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वेश्चन है। इसी वीडियो में अभी हम प्रयोगशाला विधियों को भी देखेंगे, टेंशन मत लेना जब तक है हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्मिट अभिक्रिया को देखते हैं। तो देखिए स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। देखो ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। स्मिट अभिक्रिया जो है इसके द्वारा हम एमीन को बनाते हैं। ठीक है, एमीन जिसका फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है, आपने देखा होगा, जैसे CH3NH2 ये मेथिल एमीन है, CH3CH2NH2 ये एथिल एमीन है, आपने सुना होगा। तो ये जो विधि है, ये जो अभिक्रिया है, ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है, प्राइमरी एमीन्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है N3H, इसके साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिलेमीन बनता है। यही स्मिट अभिक्रिया है। मतलब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए जिसका फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराइए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको मेथिलेमीन मिलेगा। और मेथिलेमीन जो है ये एक प्राथमिक एमीन है। बस यही है स्मिट अभिक्रिया। देखो हम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल को ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जगह पर जैसे हम एसिटिक अम्ल को लेते हैं CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल, इसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, इसकी अभिक्रिया आपको N3H से करानी है, यानी कि तो देखिए N3H से इसका रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड, इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो हमने देखिए रिएक्शन करा दिया, किसकी उपस्थिति में करानी है, सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं। ठीक है, सांद्र H2SO4। ठीक है, इसके साथ हमने करा दिया। तो देखिए बनेगा क्या, सिंपल सा है, यहां से हमारा CH3 हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे मेथिल ग्रुप को, और यहां से N को ले लेंगे, N हमने ले लिया। ठीक है, यहां से H और यहां से H को ले लेंगे, H और H मिलकर H2 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया। बचा क्या, देखिए COO बचा, इसको हम लोग लिख सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस आपका क्या बचा, देखिए यहां से एक N हमने ले लिया ऑलरेडी, 2 N अभी भी बचा, तो N2 बचा, नाइट्रोजन, ये गैस है। ठीक है, तो यही होगा स्मिट रिएक्शन। ये हमारा देखिए एमीन बन गया, इसका नाम है मेथिलेमीन, और ये एक प्राथमिक एमीन है, मेथिल एमीन। ठीक है, इनका नाम है भैया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या इसी को एसिटिक एसिड बोलते हैं। अम्ल का इंग्लिश होगा एसिड। ठीक है, इसका नाम तो आप लोगों को पता ही, N3H जो है ये हाइड्रोजोइक एसिड है, हाइड्रोजोइक अम्ल।
ठीक है, बस यही आपको लिखना था। क्या था आपका रिएक्शन कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर हमारा मेथिल एमीन बनता है, यानी कि प्राथमिक एमीन बनता है। यही जो रिएक्शन होगा ये स्मिट अभिक्रिया कहलाएगी, और जो स्मिट रिएक्शन है ये प्राइमरी एमीन्स को बनाने की विधि है, ठीक है मेनली। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 नंबर में और 4 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। देखो क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि इनमें से आपको दोनों पर टिप्पणी लिखना है। ये नेम्ड रिएक्शन है। देखो एक है क्लीमेंस अपचयन और दूसरा है बेंजोइन संघनन। ये आखिर क्या होता है? वैसे बाय द वे मैंने आपको सारे नेम्ड रिएक्शन एक ही वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चरर, तो आपको पूरा रिएक्शन एक ही वीडियो में मिल जाएगा और शायद आपका 20 से 25 नंबर क्लियर हो जाए, क्योंकि जो नेम्ड रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री में, ठीक है। तो देखिए ऐसे आएगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, क्लीमेंस अपचयन क्या होता है और बेंजोइन संघनन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लीमेंस अपचयन को। ये क्या होता है? सिंपल से रिएक्शंस हैं, ध्यान से समझना, सब समझ में आ जाएगा। देखो एल्डिहाइड या कीटोन का जिंक HgHCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। यानी कि जब आप एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराएंगे तो एल्केन बनेगा, इसी को ही हम क्लीमेंस अपचयन कहते हैं, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में? जिंक, पारा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा आप अपचयन कराएंगे। देखो एक हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं CH3CHO, इनका नाम है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इनका हम लोग अपचयन कराएंगे। अपचयन में हम हाइड्रोजन को लेंगे, तो हाइड्रोजन के हम लोग 4 मॉलिक्यूल ले लेंगे, 4H, ठीक है। किसकी उपस्थिति में कराना है? जिंक, Hg और HCl की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। एल्केन का मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एल्केन ही है। लेकिन यहां पे क्या बनेगा? देखो यहां पे बनेगा CH3, हमारा ऑलरेडी है, CH3 हमने कर दिया, ठीक है। और यहां पे C और H को ले लेंगे और यहां से 2H ले लेंगे, तो CH3 हमारा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका क्या बनेगा? देखो ध्यान से समझना, प्लस हमारा क्या बनेगा? देखो हमने यहां से एक H लिया और 2 यहां से हमने H ले लिया, तो यहां पे कितना बचा? सिर्फ 2H और O बचा, यानी कि H2O हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यही बना। देखो हमने जब एल्डिहाइड का अपचयन कराया तो क्या बना? एल्केन बना। इनका नाम है एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन होगा। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, लिख देता हूं मैं, नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो यही कहा गया था कि जब हम एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो एथेन यानी कि एल्केन बनता है, इसी को ही क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। बस हो गया ये रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बेंजोइन संघनन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है यह है बेंजोइन संघनन। नाम से स्पष्ट है, आपको बेंजोइन बनाना है, ठीक है। देखो बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लेक्स करने पर बेंजोइन संघनन बनता है। यानी कि आप बेंजल्डिहाइड ले लीजिए और उसको एथेनॉलिक केशियन यानी कि पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लेक्स कीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा? बेंजोइन बनेगा, इसी को हम बेंजोइन संघनन कहते हैं। इसमें करना क्या है? आपको बेंजल्डिहाइड लेना है। देखो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला C6H5CHO, देखो CHO तो रहेगा ही, एल्डिहाइड है ये, ठीक है। C6H5 लगा दो और इसको 2 बार इसी से रिएक्शन कराना है, C6H5CHO, इसका संघनन कराना है। किसकी उपस्थिति में? आपको कराना है एथेनॉलिक KFeN की उपस्थिति में, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, ठीक है। आपको गर्म करना है, हीट, तो बनेगा बेंजोइन। वो कैसे बनेगा? देखो वो कुछ इस प्रकार से C6H5, ठीक है। C6H5 हमने ले लिया, यहां से CH ले लो, CH हमने ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट में O ले लो और यहां से H ले लो, तो OH हो गया, ठीक है। फिर क्या बचा? यहां पे CO बचा, ठीक, ध्यान से समझना, CO और C6H5, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजोइन। ये इसका नाम है बेंजोइन, तो इसी को हम लोग कहेंगे बेंजोइन संघनन।
ये बेंजोइन होगा और ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो यही आपको क्या करना है, बेंजल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेना है, उसको पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करना, तो आपका बेंजोइन बनेगा। देखो C6H5CH, C6H5CH, यहां से O ले लो, यहां से H ले लो, H ले लो, तो हमने OH ले लिया, फिर बचा क्या, CO बचा, CO को लिख दिया, और C6H5 बचा, C6H5 लिख दिया। वही सेम चीज है, पूरा मॉलिक्यूल बराबर है, तो इसी को हम लोग कहेंगे बेंजोइन संघनन, क्योंकि जब बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लेक्स करते हैं तो बेंजोइन बनता है। हमने बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, इसको रिफ्लेक्स किया पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, तो बेंजोइन बना। इसी को ही हम बेंजोइन संघनन कहेंगे। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 2 बेंजल्डिहाइड लेकर KCN के साथ गर्म कर देना है, काम खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए इसमें मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपके एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर से मेनली है। इससे पहले मैंने आपको जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। देखो, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, इसको बनाने की विधि का वर्णन करो और इसकी सांद्र NaOH घोल से तथा अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को समीकरण सहित समझाओ। यानी कि आपको यह बताना है कि प्रयोगशाला में हम फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यह बताना है। फिर फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अभिक्रिया करा के दिखाना है। फिर अमोनिया से फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराना है, यही बताना है। आपका 3 नंबर 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे कैसे, ये भी जानना जरूरी है। तो देखो, मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। मतलब आप मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दीजिए, बस आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। और आपको उत्प्रेरित ऑक्सीकरण कराना, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपको ऑक्सीकरण कराना है। तो मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। तो हम ले लेते हैं मेथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण कराना है, मतलब ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन कराना है, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, क्योंकि उत्प्रेरित ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऊपर हम प्लेटिनम ले लेंगे PT, और नीचे हम टेम्परेचर ले लेंगे 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और कॉपर चूर्ण भी रहेगा। कॉपर का जो चूर्ण होता है उसको भी ले लेंगे। अब क्या बनेगा, देखो ध्यान देना, यहां पे हमारा बनेगा HCHO। ये हमारा हो गया H। देखिए H हमने ले लिया, एक C ले लेंगे, C ले लिया हमने, ठीक है। एक H ले लेंगे, H ले लिया, और O ले लिया, HCHO हो गया, ठीक है। HCHO बन गया हमारा, ठीक है। और क्या बनेगा, और आपका यहाँ पे जल बनेगा, H2O बनेगा। लेकिन आप लोग कहेंगे सर जी इधर हाइड्रोजन सिर्फ 3 और 1 4 है, इधर 1 और 1 2 4 हो गया, ठीक है। इधर कार्बन कितना है, 1 है, इधर कार्बन 1 है, देखो ये, और इधर भी कार्बन 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन तो 1 ही है, शायद 2 यहाँ भी है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो चुका है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि इन सबके आगे 2-2 लगा होता है, ऐसे 2, ऐसे इनके आगे भी 2, इनके आगे भी 2, तब भी आपका रिएक्शन बैलेंस होगा। मतलब इसका 2 मॉलिक्यूल, इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, हमारा ये बन जाएगा, फिर भी ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड इस प्रकार से बनाया जाता है, मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए मेथिल अल्कोहल मैंने लिया, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण कराया उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, लिख देता हूं मेथिल अल्कोहल, ठीक है। और इन भाई साहब का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, जो हमें बनाना था, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, बस बन गया। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। अब आपको 2 चीजें और बतानी है, सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया और अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सांद्र NaOH घोल से अभिक्रिया, यानी कि सांद्र NaOH घोल से जब ये अभिक्रिया करेगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड तो क्या बनेगा। देखो फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के सांद्र विलयन से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। यानी कि जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। कैसे बनेगा देखो, हम लोग ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला है HCHO, ठीक है। इसका रिएक्शन करा देते हैं NaOH से, NaOH से, तो हमारा बनेगा क्या वो भी जान लेते हैं भाई। हमने बताया मेथिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा, तो हमारा CH3OH ये हमारा बन गया CH3OH मेथिल अल्कोहल। अब आप लोग कहेंगे अरे सर जी और एक बनेगा आपका HCOONA, HCOONA यानी कि सोडियम फॉर्मेट बनेगा। अब आप लोग कहेंगे सर इधर हाइड्रोजन कितना है 1 2 और एक 3 है, इधर कितना है 3 1 4 1 5 है, तब क्या करें तो इसके आगे 2 लगा दो। अब देखो किधर इधर कितना है 2, देखिए H2 हो गया, 2 इसका 4 और एक 5 हो गया, इधर भी 3 और एक 4 एक 5 हो गया, ठीक है। इधर कार्बन कितना है 2, इधर कितना 1 और एक 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 1 3, इधर कितना 1 और 2 3, इधर सोडियम 1 है, इधर भी 1 है। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। तो जब हम सांद्र NaOH घोल से इसका रिएक्शन कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड का तो मेथिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये तो सबको पता है। इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। और इन भैया का नाम है सोडियम फॉर्मेट, ऐसे लिख दो सोडियम फॉर्मेट, प्यार से लिखना भाई, नाम है, ठीक है ये। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा, बस हो गया, सिंपल सा है, इसमें कुछ है ही नहीं और कुछ नहीं है तो हम भी आपको बता दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाकर देख लो प्रीवियस ईयर पेपर 2016 17 18 19 22 सब में आया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा अमोनिया से अभिक्रिया, हमने NaOH से तो अभिक्रिया करा दी, अब अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं। देखो फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया के साथ अपक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। यानी कि जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे किससे, अमोनिया से, NH3 से, तो आपका जो बनेगा भैया, जो निकल कर सामने आएगा वो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनेगा। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, CH2 का फिक्स N4 यानी कि हेक्सामेथिलीन, देखो 6 है, 6 का मतलब हेक्स होता है, तो हेक्सा एक कार्बन है मेथिलीन और N4 है यानी कि टेट्राएमीन और बनेगा आपका जल। अब आप लोग कहेंगे सर रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, देखो इधर कार्बन कितना है 6, इधर कार्बन कितना है सिर्फ एक कार्बन, तो 6 आगे लगा देते हैं। अब इधर भी कार्बन 6 हो गया है, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, अब नाइट्रोजन की बारी आती है, इधर 4 है और इधर सिर्फ 1 नाइट्रोजन है तो इधर भी 4 कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन गिनते हैं, कितना हो गया 6 6 12 और 3 और 4, 3 का 4 से गुणा 12 24 हो गया। इधर कितना है 2 का 6 से गुणा 12 और 2 14 ही है, तो इसके आगे भी हम लोग लगा देंगे 6, तो 12 इसका 12 इसका 24 हो गया। अब देखिए सब कुछ बैलेंस है, देखो कार्बन कितना है 6, इधर भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितना है 24, इधर भी कितना है 6 का 2 से गुणा 12 और 12 24, इधर नाइट्रोजन कितना है 4, इधर भी नाइट्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन है 6, इधर भी 6 है, रिएक्शन बैलेंस है। तो इतना बड़ा आपको करना होगा। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसको यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये अमोनिया NH3 ये अमोनिया हो गया, ठीक है। इनका नाम मैं सॉल्ट वाला लिख देता हूं यूरोट्रोपिन, बाकी आप हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन वाला लिख दीजिएगा, ठीक है। यूरोट्रोपिन इनका नाम है, देखो ऊपर दिया गया है। फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई तो यूरोट्रोपिन बना और जल गया, ठीक है। जल गया नहीं, जल रहा निकला, ठीक है। तीसरा देखो, एक और रिएक्शन मैं बता देता हूं, कभी कभी आता है
HCN से अपक्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो फॉर्मेल्डिहाइड HCN के साथ अपक्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है। मतलब सिंपल सा है, देखो HC, ब्लैक नहीं ब्लू से लिखेंगे, HCHO का हमने अपक्रिया करा दिया HCN से, तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है ये रिएक्शन। देखो क्या बनेगा, हम ले लेते हैं HCH को ले लेते हैं, तो HCH हो गया, देखो HCH हो गया, यहाँ पे O और H को ब्रैकेट में लिख देंगे, OH हो गया और CN हो गया। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, यही बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, साइनोहाइड्रिन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये बनेगा। तो जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया HCN से कराई, हाइड्रोजन साइनाइड से कराई, तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बना, बस हो गया। यही छोटा सा रिएक्शन था। ये देखो HCH हमने ले लिया, हाँ, इस O को H से जोड़ दिया, ब्रैकेट में हो गया CN, बस काम खत्म, बन गया। तो ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और 4 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, काइनेजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन। ये क्वेश्चन लिखकर ले लो, इस बार आएगा, हमेशा आता है। काइनेजारो अपक्रिया और एल्डोल संघनन, इन दोनों रिएक्शन को बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम काइनेजारो अपक्रिया को समझते हैं, थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो ये अपक्रिया काइनेजारो अपक्रिया कहलाती है। यानी कि जब आप एल्डिहाइड की अपक्रिया कराएंगे कास्टिक क्षार से, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, इससे कराएंगे तो एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो ये अपक्रिया काइनेजारो अपक्रिया कहलाएगी। लेकिन ऐसे एल्डिहाइड को लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। अब आप लोग सोचेंगे कि सर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, देखो। अब देखिए स्टूडेंट, अल्फा हाइड्रोजन को समझने से पहले आपको अल्फा कार्बन के बारे में समझना होगा। देखिए एल्डिहाइड कहा गया है, तो एक हमारा एल्डिहाइड होता है CH3CHO, ये हमारा है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनेगा, ये C हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक है, और ये आपका H हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका C हो गया और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड लगाकर O हो गया और ये आपका H हो गया। ये है भैया CH3CHO, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये आपका CHO जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है। तो देखिए जो कार्बन क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली जुड़ा होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, यानी कि ये जो हमारा कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन होगा, और जो इस अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है एसिटल्डिहाइड का, ये हमारा इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये काइनेजारो अपक्रिया नहीं देगा। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल लें फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा HC, ठीक है, डबल बॉन्ड O और H हो गया। तो देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है, तो जब अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया है जो कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा। तो ये एग्जाम्पल आप काइनेजारो अपक्रिया के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, इतना समझा दिया मैंने। तो जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उनको कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्डिहाइड का एक अणु
अणु एल्कोहल में तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। ये अपक्रिया काइनेजारो अपक्रिया कहलाएगी। तो देखो हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को ले लेते हैं क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 अणुओं को बताया गया है, ठीक है। इसकी अपक्रिया हम कास्टिक क्षार से कराएंगे, NaOH से अगर हम कराएंगे तो ये एक अणु जो है एल्कोहल में बदल जाएगा। यानी कि देखो यहां से CH3OH ये एल्कोहल में बदल गया और दूसरा आपका अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा HCOONA, ये आपका अम्ल में ऑक्सीकृत होगा। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, कार्बन कितना है, इधर 2 है, इधर कितना है 1 और 1 2 है, हाइड्रोजन 2 2 4 और 1 5 है, इधर कितना है 3 1 4 1 5 है, ऑक्सीजन कितना है 2 1 3 है, इधर भी 2 और 1 3 है, सोडियम 1 है, इधर भी 1 है। तो यही होगा काइनेजारो अपक्रिया। मतलब जब उन एल्डिहाइडों के 2 अणुओं को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उनकी अपक्रिया कास्टिक क्षार के साथ कराते हैं तो उसका एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अपक्रिया काइनेजारो अपक्रिया कहलाएगी। तो देखिए एक अणु हमारा एल्कोहल में अपचयित हो गया, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, और एक अणु हमारा अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। ये अम्ल है, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। और ये तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है ही, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, लिख देता हूं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसका 2 अणु हमने लिया है तो 2 अणु लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। तो यही आपका काइनेजारो अपक्रिया है। मतलब वो एल्डिहाइड लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, उसकी कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ अपक्रिया कराइए NaOH से, तो एल्डिहाइड का एक अणु जो है वो एल्कोहल में अपचयित हो गया और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये अपक्रिया काइनेजारो अपक्रिया कहलाती है। बस इतना सा लिख दोगे, नंबर भर भर के मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इसी में एल्डोल संघनन भी आपको समझना, थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे अकॉर्डिंग। देखो कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, अब देखिए जो एल्डोल संघनन है ये जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा वही ये रिएक्शन देगा, जिसमें नहीं अल्फा हाइड्रोजन वो रिएक्शन नहीं देगा। तो यहां पे हमने बताया था कि एसिटाल्डिहाइड जो है CH3CHO, इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो वो एग्जांपल हम यहां पे लेंगे, ठीक है। और कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल का मतलब जो CHO होता है, एल्डिहाइड ही आपका कार्बोनिल यौगिक, तो कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो NaOH या BaOH का होल ट्वाइज आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है और इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। मतलब ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से या BaOH का होल ट्वाइज इससे क्रिया करेंगे तो वो संघनित होंगे। जैसे एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है और इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। तो हम ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये CH3CHO हो गया, ठीक है। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसकी अपक्रिया फिर इसी से करानी है CH3CHO से ही, या इसको हम लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं HCH2CHO, देखो ये वही लिखा है जो आगे लिखा है, देखो ये CH3CHO है, ये HCH2CHO है, तो देखो इस H को इस H से जोड़ दो, CH3CHO ये भी हो जाएगा, वही चीज है, बस मैंने दूसरी तरह से लिख दिया ताकि रिएक्शन इजी हो जाए। इसकी अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में भी आप करा सकते हैं, देखो ऊपर लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड या BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखो क्या बनेगा, ध्यान देना, कुछ है नहीं, ये CH3CH हमारा हो जाएगा CH3CH, ये O और H हम ब्रैकेट में लिख देंगे OH, ठीक है, ये O और H मिल गया। अब CH2CHO ये एल्डोल है, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। तो ये एल्डोल बनाया तो इसी को हम लोग एल्डोल संघनन बोलेंगे। ये एल्डोल है, ये एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो यही आपका था कि एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है, इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन कहेंगे। तो एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु हमने लिए, इसको संघनन कराया NaOH की उपस्थिति में, तो एल्डोल बना, बस यही है। तो वही कहा गया था कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो NaOH BaOH का होल ट्वाइज आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है और इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर दिया, काम खत्म।
सब कुछ खल्लास। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर में। जितना भी मैं बोल रहा हूं भैया ध्यान दो, मत लो इसको हल्के में, नहीं तो एग्जाम में फंस जाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम देखेंगे जो 5 नंबर का आता है भैया, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए। 5 नंबर में ये आता है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। ये कीटोन का एक कंपाउंड है। ठीक है, तो देखो प्रयोगशाला विधि पहले समझते हैं, फिर इसकी विधि तरीका को समझेंगे। देखो प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। मतलब आप लोग कैल्शियम एसीटेट ले लीजिए, उसका आसवन करा दो, एसीटोन बन जाएगा। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं CH3COO का होल ट्वाइस। ठीक है, और Ca, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, इसका आसवन करा दो, शुष्क आसवन जिसको बोलते हैं। ठीक है, शुष्क आसवन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो शुष्क आसवन हम लोग करा देंगे तो क्या बनेगा? देखो ध्यान देना, यहां पे हमारा बन जाएगा CH3CO ले लेंगे, यहां से CO ले लिया। अब चूंकि CH3COO का होल ट्वाइस है तो एक CH3 हम और ले लेंगे, CH3CO CH3 बन गया, और प्लस बचेगा क्या? देखो यहाँ पे CO बचा और CO, देखिए हमने एक CO ले लिया है, अब CO3 बचा यहाँ पे हमारा। देखो 2 O था, 2 से गुणा होगा 4 O था, एक हमने ले लिया, 3 ही तो बचा, तो CaCO3 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो यही आपका होता है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इनका नाम है एसीटोन, और बगल वाले का नाम आप लिख दीजिएगा, बगल वाली CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, बस हो गया। तो प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। तो हमने कैल्शियम एसीटेट लिया, इसका शुष्क आसवन कराया तो एसीटोन बन गया, इसी को हम प्रयोगशाला विधि कहेंगे। अब इसकी अदर विधि को समझते हैं। देखो विधि कैसे आखिर मिलता है। देखो, धातु या कांच के रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। मतलब धातु या कांच के रिटार्ट में आपको कैल्शियम एसीटेट लेना है। अगर प्रयोगशाला में आप जा रहे हैं, आप खुद लैब में हैं, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, रिटार्ट को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करने पर द्रव एसीटोन ग्राही में एकत्रित हो जाता है। ये एसीटोन अशुद्ध होता है, मतलब जो इस तरह से प्राप्त होता है एसीटोन, ये अशुद्ध होता है। इसे संतृप्त NaHSO4 यानी कि सोडियम बाइसल्फेट, इसका नाम है, विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद 4 से 5 घंटे के बाद रख दिया जाता है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। मतलब ये 2-3 स्टेप में होता है, अभी मैं बताऊंगा रिएक्शन के साथ। ठीक है, तो सोडियम बाइसल्फेट बनता है, फिर हमें क्या करना है? सोडियम बाइसल्फेट को, अब देखिए, इन क्रिस्टलों को पृथक करके इनमें Na2CO3 मिलाकर मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है, जिससे जल का कुछ अंश होता है। शुद्ध एवं शुष्क एसीटोन प्राप्त करने के लिए एसीटोन को निर्जल CaCl2 से सुखाकर पुनः आश्रित करने पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है, जिसको संघनित द्वारा ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है? अब देखिए स्टूडेंट, इसकी विधि को समझते हैं कि आखिर हम शुद्ध एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, उसका रिएक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एसीटोन की अभिक्रिया आपको सोडियम बाइसल्फेट से करानी होगी। देखिए यहां पे जो मैंने बताया था कि इसे संतृप्त NaHSO3 विलयन के साथ लगातार मिलाकर हिलाने पर 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया जाता है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका एसीटोन है उसकी सोडियम बाइसल्फेट के साथ अपक्रिया करा देनी है, तो एसीटोन बाइसल्फाइड बनेगा। फिर जो आएगा उसकी हम सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे और हमारा शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये प्रयोगशाला विधि जो है वो ऊपर ही मैंने बता दिया। ये जो विधि है, ठीक है, शुद्ध एसीटोन प्राप्त करने का, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हम एसीटोन का फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। ठीक है, देखिए ये एसीटोन जो है ये अभी शुद्ध नहीं है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम सबसे पहले
SO3 से कराएंगे, यानी कि इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, हमने रिएक्शन कराया, ठीक है, तो हमारा बनेगा एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक बनेगा। यहां पे देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, CH3 का होल ट्वाइज C, ठीक है, ब्रैकेट में OH, SO3 और Na, ये आपका है एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक, ये उसके क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको विधि में बताया था कि जब हम एसीटोन, अशुद्ध एसीटोन को NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाएंगे 4 से 5 घंटे, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फेट के क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका बन चुका है, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन जो मैंने बनाया है बिल्कुल बैलेंस है, इसका नाम है एसीटोन। और ये जो हमारा बना है साइड में, ये जो हमारा बना है उत्पाद, उसका नाम है एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक, एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक, यानी कि एसीटोन बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बन गए हैं। अब उसके बाद विधि में क्या है, देखो उसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर देखिए, इन क्रिस्टलों को पृथक करके इनमें NO2CO3 मिलाकर मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है। यानी कि अब जो हमारा एसीटोन बाइसल्फाइड आया है, इन क्रिस्टलों को अलग करके इसमें Na2CO3 मिलाएंगे, यानी कि अब हमें शुद्ध एसीटोन प्राप्त करना है। तो ये जो हमारा एसीटोन बाइसल्फाइड आया है, इनमें हम सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे। तो देखिए फिर से करते हैं, इसका फॉर्मूला है CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, COH SO3 Na, ठीक है, ये हमारा है। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका हम सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे। ठीक है, तब अब हमारा बनेगा शुद्ध एसीटोन, अब हमारा प्राप्त हो जाएगा। और वो कुछ इस प्रकार से होगा, 2CH3 COCH3। देखिए इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है ना, थोड़ा सा। और आपका बनेगा 2Na2SO4 आपका बनेगा, और प्लस H2O बनेगा, और प्लस CO2 भी बनेगा। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूल होगा, यहां पे जो हम ये क्रिस्टल लेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे। तो अब ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ, फाइनली हमारा शुद्ध एसीटोन ये जाकर बन गया। ठीक है, ये होगा एसीटोन, और ये जो एसीटोन होगा ये बिल्कुल शुद्ध होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एसीटोन की अपक्रिया NaHSO3 से कराया, तो एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक बना। उसके बाद में हमने एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक की अपक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराई, तो शुद्ध एसीटोन हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये और ये आपका जो Na2SO4 है, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ये भी आपका बनेगा। ठीक है, इसका नाम आप लिख देना, यही है एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक, तो ये आप लिख देंगे, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो ये विधि है, मतलब आपकी प्रयोगशाला विधि जो थी वो तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये विधि है शुद्ध एसीटोन प्राप्त करने की। ठीक है, इस तरह से आप शुद्ध एसीटोन प्राप्त कर सकते हैं, जो मैंने यहां पे बताया था। ठीक है, ये एसीटोन को निर्जल CaCl2 सुखाकर पुनः आश्रित करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है, जिसको संघनित्र द्वारा ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको रिएक्शन करना होगा। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखना है, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आया है, तो थोड़ा डिटेल में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके रासायनिक गुण को देख लेते हैं क्या होगा। देखिए ये केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला जो गुण है वो है कि क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया, यानी कि जब हमारा एसीटोन क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए क्लोरीटोन बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये हमारा है एसीटोन, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, CH3CO और CH3, ये भी एसीटोन ही है, बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना। इसका हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 से। ये रिएक्शन काफी इजी है और इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इससे रिएक्शन कराएंगे KOH की उपस्थिति में, तो हमारा बन जाएगा क्लोरीटोन। देखो कैसे बनेगा, ये CH3 हमारा ऐसे ही है, यहाँ पे C है, देखो यही सेम, और यहाँ पे भी आपका CH3 है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका O था, लेकिन यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड करके OH, ये O और H ऊपर चला गया, बचा क्या, CCl3 बचा, तो इसको हम लोग नीचे कर देंगे CCl3। ये आपका हो गया क्लोरीटोन, इसका नाम है क्लोरीटोन। ठीक है,
और ये आपका है एसीटोन, एसीटोन। और ये जो आपके हैं भैया इनका नाम है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म से जब हम अपक्रिया कराएंगे एसीटोन की तो क्लोरीटोन बनेगा। मतलब यहां पे आपका बॉन्डिंग यही है, OH आपस में जुड़ गए, OH बना लिया, CCl3 बचा, उसको नीचे मैंने कर दिया, यही आपका रिएक्शन होगा। दूसरा, अगर H2SO4 से क्रिया कराई जाए इसकी तो क्या बनेगा, तो एसीटोन का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसवन करने पर मेसिटिलीन बनता है, यानी कि मेसिटिलीन बनेगा अगर आप अपक्रिया कराएंगे। जैसे देखिए यहां पे CH3 का होल ट्वाइज, इस तरह से भी हम इसको लिखते हैं, कई तरह से इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी CO। देखिए CH3 का होल ट्वाइज का मतलब 2 CH3 है, तो CH3 CO CH3, ये वही रिएक्शन है, ठीक है, वही आपका कंपाउंड है, बस दूसरी तरह से मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसकी अपक्रिया हम सांद्र H2SO4 से कराएंगे, सांद्र H2SO4 और आसवन करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहां पे आपका बनेगा क्या, यहां पे एक बेंजीन रिंग की तरह ऐसे पहले बनेगा, ये आपका देखिए ये बेंजीन रिंग हो गया, इसमें ये ठीक है। और यहां पे देखिए CH3 आपके 2 हैं, लेकिन यहां पे आपका CH3 एक ऐड होगा, यहां पे भी CH3 ऐड होगा, ठीक है, और नीचे भी आपका CH3 ऐड होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मेसिटिलीन। लेकिन आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे तो आपका CH3 जो है वो सिर्फ 2 है, ठीक है, 2 है, यहाँ पे आपने 3 लगा दिया है, तो इसको मैं मैनेज करता हूं अभी, ठीक है, कैसे होगा मैनेज, तो इसके आगे हम लोग 3 लगा देंगे, ठीक है, 3 ले लेंगे और यहां पे आपका बन जाएगा 3H2O, ये आपका बन जाएगा। अब ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है। तो जब हम एसीटोन की अपक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ आसवन कराते हैं तो हमारा मेसिटिलीन बनता है, इसका नाम है मेसिटिलीन, ठीक है, और इसको तो आप लोग जानते ही हैं, एसीटोन है, ठीक, एसीटोन, ठीक है। तो ये आपका होगा दूसरा रासायनिक गुण जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी कुछ और रिएक्शन को समझ लेते हैं, आप 2 ही 3 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। तीसरा, हाइड्रोक्सिलेमीन से अगर अपक्रिया करेगा तो कैसे क्या होगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला हमारा एसीटोन का तो पता ही है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन हो गया। इसकी अपक्रिया हम करा देंगे हाइड्रोक्सिलेमीन से, यानी कि NH2OH, इससे हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, ये हाइड्रोक्सिलेमीन है। तो आपका बनेगा क्या, देखिए नाम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये आपका बनेगा CH3 है तो हम CH3 का होल ट्वाइस कर देंगे, CH3 का होल ट्वाइस, ये आपका कंप्लीट हो गया। C आपका ऐसे कर देंगे, डबल बॉन्ड आपका रहेगा ही, ठीक है, NO और H मिलकर यहाँ पे NOH बना लेंगे, बचा क्या आपको, देखो ये NaO और ये H मिलकर NaOH बना लिया, तो H2O बचा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका होगा एसीटोन, इसका नाम है एसीटोन, और जो ये आपका है, ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिलेमीन, क्या नाम है, हाइड्रोक्सिलेमीन, ठीक। इससे हमने अपक्रिया कराई तो हमारा बना क्या, इसका नाम क्या है, CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड NOH, इसका जो आपका नाम है फॉस्फोरस इसका नाम है एसीटोन ऑक्साइम, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, एसीटोन ऑक्साइम, ये बनता है, इसका नाम बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चौथा रिएक्शन, PCl5 से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको रिएक्शन कराना होता है, तो इसमें अगर अपक्रिया करता है तो आपका क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, CH3CO CH3, ये तो आपका वही फॉर्मूला होगा एसीटोन का। इसकी अपक्रिया हम फास्फेरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, देखिए PCl5 का नाम है फास्फेरस पेंटाक्लोराइड, जहां पर क्लोरीन है 5 तो पेंटा क्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस है, तो आपका बनेगा, देखो CH3 आपका ऐसे ही रहेगा, CH3 हमने ले लिया यहां से, ठीक है, और यहां से हमने C ले लिया, एक C, और यहां से Cl2 ले लिया, मतलब Cl5 है लेकिन 2 Cl को हम निकाल लेते हैं, Cl2 हो गया, और ये CH3 हमारा एडजस्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा बन गया इतना, ठीक है। इसका नाम है ऑक्सोप्रोपिलिडीन क्लोराइड, ठीक है, नाम अजीब है। और यहां पे बचा क्या, देखो O बचा, P बचा, PO, और 2 Cl हमने निकाल लिया, 3 और बचा, तो POCl3 बचा हमारा, ठीक है। तो जब हम एसीटोन की अपक्रिया, एसीटोन ये है, एसीटोन की अपक्रिया
PCl5 यानी कि फॉस्फेरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं तो हमारा यहां पे बनता है मेन प्रोडक्ट जो है आइसो प्रोपिलीन, ठीक है, क्लोराइड, क्लोराइड ये हमारा बनता है। और POCl3 जो हमारा है इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये भी बनता है, ठीक है। तो ये हमारा PCl5 से रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन था शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, वो हमने लिखा और उसके प्रमुख रासायनिक गुणधर्म भी हमने जाना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। हमने आज की क्लास में क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 6 से चैप्टर 8 तक 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। ये आपके हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर और एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वेश्चन थे। इनको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।